हेलो बच्चों, मैं मिश्रा सर आप सबों का आज के इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम लोग विज्ञान विषय के पाठ 12 घर्षण एक अनिवार्य बल के भाग 1 का अध्ययन करेंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। आज के इस भाग में हम सीखेंगे कि घर्षण क्या है, घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, कमानीदार तुला क्या है, संपर्क पृष्ठ की प्रकृति का प्रभाव के बारे में जानेंगे, वस्तु के भार का प्रभाव, ढलान का प्रभाव जानेंगे और स्थैतिक एवं सर्पी घर्षण के बारे में जानेंगे। बच्चों क्या आपने कभी सोचा है कि फर्श पर लुढ़कती गेंद एक समय पश्चात रुक क्यों जाती है? केवल गेंद ही नहीं, कोई भी वस्तु जब किसी अन्य वस्तु के पृष्ठ पर गति कर रही होती है तो कुछ समय बाद उसकी गति और मंद हो जाती है, अंततः रुक जाती है। परंतु किसी चिकने तथा गीले फर्श पर चलना कठिन हो जाता है। सोचिए ऐसा क्यों होता है? आप सोच सकते हैं। आप चित्र में देखिए, जब कोई लड़का या व्यक्ति किसी केले के छिलके पर कदम रखता है तो वह गिर पड़ता है। ऐसा क्यों होता है बच्चों? आप सोचिए, सोच के देखिए। बच्चों अब जानते हैं घर्षण क्या है। इसके लिए क्रियाकलाप कर लेते हैं। किसी वस्तु जैसे ईंट, डस्टर, पेंसिल बॉक्स, किताब आदि को समतल सतह पर धकेलिए। आप क्या अनुभव करते हैं? इसी क्रिया को दूसरी दिशा में भी दोहराइए। क्या यह वस्तु कुछ दूरी तय करने के बाद रुक जाती है? आप सोचिए ऐसा क्यों होता है? क्या कुछ ऐसा है जो उन्हें रुकने के लिए बाध्य करता है? सोच के देखिए। हाँ, जब कोई बल किसी दूसरी वस्तु की सतह पर अवस्थित वस्तु को गति प्रदान करने के लिए लगाई जाती है तो उस बल के विपरीत लगने वाले बल को घर्षण कहा जाता है। बच्चों जब कोई बल किसी दिशा में गति करने के लिए लगाई जाती है तो उसके विपरीत लगने वाले बल को घर्षण कहते हैं। समझ गए बच्चों? अब ये चित्र देख लीजिए। घर्षण वस्तु और फर्श के पृष्ठों की सापेक्ष गति का विरोध करता है। यदि आप दाईं दिशा में बल लगाते हैं तो दोनों वस्तुओं के सतहों के बीच घर्षण के कारण बाईं दिशा में घर्षण बल कार्य करने लगती है। अगर बाईं दिशा में बल लगाते हैं तो घर्षण बल दाईं दिशा में कार्य करती है। दोनों ही स्थिति में घर्षण बल कार्य करती है तथा आरोपित बल का विरोध करती है। उपरोक्त क्रियाकलाप में घर्षण बल वस्तु तथा फर्श के पृष्ठों के बीच कार्य करता है। क्या सभी पृष्ठों पर समान घर्षण बल लगता है? क्या यह पृष्ठों के चिकनेपन पर निर्भर करता है? आइए इस क्रियाकलाप के द्वारा जानने का प्रयास करते हैं। अब जानते हैं घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं। इसके लिए क्रियाकलाप कर लेते हैं बच्चों। किसी ईंट के चारों ओर एक डोरी बांधिए। ईंट को कमानीदार तुला द्वारा खींचिए। आपको कुछ बल लगाना पड़ता है। जैसे ही ईंट गति करना आरंभ करे, कमानीदार तुला का पठन नोट कीजिए। इससे आपको घर्षण बल की माप प्राप्त होगा जो ईंट तथा फर्श के पृष्ठों के बीच कार्यरत है। अब ईंट पर पॉलीथीन लपेटिए और क्रियाकलाप को दोहराइए। क्या उपरोक्त दोनों स्थितियों में कमानीदार तुला के पाठ्यांकों में अंतर आता है? इस अंतर का क्या कारण है? ईंट पर जूट या अन्य कपड़ों के टुकड़े लपेटकर इस क्रियाकलाप को दोहराइए। इन तीनों स्थितियों में संपर्कित पृष्ठों की प्रकृति बदल जाती है, अतः कार्यरत घर्षण बल का मान बदल जाता है। घर्षण संपर्क के पृष्ठ की अनियमितता के कारण होता है। दो वस्तुओं के पृष्ठों की अनियमितताएं एक दूसरे के भीतर धंस जाती है जिसके कारण उसमें अंतःबंधन उत्पन्न होती है। इस अंतःबंधन को पार पाने के लिए कुछ बल लगाना पड़ता है जो घर्षण का कारण है। घर्षण का दूसरा कारण दोनों के पृष्ठ पर स्थित परस्पर आकर्षण बल भी है। रुखे सतह पर ये अंतःबंधन अनियमितताएं अधिक होती है जिस कारण इन सतहों के बीच घर्षण अधिक होता है। अब जानते हैं कमानीदार तुला के बारे में। कमानीदार तुला वह यंत्र है जिसके द्वारा किसी वस्तु पर लगने वाले बल को मापा जाता है। इसमें एक कुंडलित कमानी होती है जिसमें बल लगाने पर इसका फैलाव होता है। कमानी की इस फैलाव की माप इसके आंशिक पैमाने पर चलने वाले संकेतक द्वारा की जाती है। पैमाने के पाठ्यांक द्वारा बल का परिणाम मिलता है। बच्चों आप देख सकते हैं चित्र में, इसमें हम लोग किसी वस्तु को उसके बल को माप सकते हैं।
इसे कमानीदार तुला कहते हैं बच्चों। आप जानते हैं, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि घर्षण के मुख्य रूप से दो कारक होते हैं। पहला, सतह एवं वस्तु के संपर्क वाली पृष्ठ की प्रकृति पर, और दूसरा वस्तु के भार पर। आप जानते हैं संपर्क पृष्ठ की प्रकृति का प्रभाव। इसके लिए क्रियाकलाप कर लेते हैं बच्चों। इसकी आवश्यक सामग्री है 2 एक समान गेंद। दोनों गेंदों में पहला गेंद सीमेंट से बनी चिकनी सतह पर फेंकिए और दूसरी गेंद को भी समान बल से सीमेंट से बनी रुखड़ी सतह पर फेंकिए। क्या दोनों गेंद के द्वारा तय की गई दूरी एक समान है? आप देखें कि चिकनी सतह पर फेंकी गेंद अधिक दूरी तय करती है। क्या आप इसका कारण बता सकते हैं? सीमेंट की चिकनी सतह पर गेंद का घर्षण कम होने के कारण गेंद ज़्यादा दूरी तय करती है। सीमेंट की रुखड़ी सतह पर गेंद घर्षण अधिक होने पर गेंद कम दूरी तय करती है बच्चों। आप जानते हैं वस्तु के भार का प्रभाव। इसके लिए क्रियाकलाप कर लेते हैं। इसकी आवश्यक सामग्री है मध्यम आकार की पुस्तकें। चित्र के अनुसार जमीन पर एक पुस्तक रखिए और उसे धक्का लगाइए। उस बॉक्स के ऊपर एक पुस्तक और रख दीजिए और धक्का लगाइए। फिर उसके ऊपर कुछ और पुस्तकें रखकर देखिए आपने क्या अनुभव किया। वस्तु का वजन बढ़ाने पर उस पर लगने वाले घर्षण बल का मान बढ़ जाता है। क्या ऐसी स्थिति हमें ढलान पर भी देखने को मिलती है? ढलान वाली सतहों पर घर्षण बल कम हो जाता है या बढ़ जाता है? क्या होता है बच्चों? इसके जानने के लिए ढलान का प्रभाव के बारे में क्रियाकलाप कर लेते हैं। एक टेबल पर ईंटों के सहारे या अन्य दूसरे सामान के सहारे लकड़ी का तख्ता या कार्डबोर्ड का उपयोग कर एक समतल सतह बनाइए। समतल सतह के एक निश्चित बिंदु पर से एक पेंसिल सेल को लुढ़काइए। सेल द्वारा टेबल पर तय की गई दूरी को नोट कर लीजिए बच्चों। आप चित्र के अनुसार कर सकते हैं। अब समतल सतह की ढलान को बढ़ाने पर कपड़ा या बालू की बाईं ओर वस्तु द्वारा तय की दूरी को नोट करें। आप देखें कि सेल द्वारा खाली टेबल पर तय की गई दूरी अधिक होती है। अब टेबल पर बालू की पतली परत बिछाकर रखें। बालू की पतली परत बिछाने पर सेल द्वारा तय की गई दूरी और घटती है। अतः इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी जिस सतह पर वह चलता है उसकी प्रकृति तथा ढलान पर निर्भर करती है। सोचिए कौन सा कार्य आसान है? किसी रुकी हुई वस्तु को गतिशील करना या किसी गतिशील वस्तु को उसी दिशा में सरकाना? हाँ बच्चों, किसी गतिशील वस्तु को उसी दिशा में सरकाना ज़्यादा आसान है। समझ गए ना? आप करके देख सकते हैं। आप जानते हैं स्थैतिक घर्षण में किसी रुकी हुई वस्तु को विराम से गति की अवस्था में लाने के लिए घर्षण के समाप्त करने तक वस्तु पर लगाया जाने वाला बल स्थैतिक घर्षण की माप होती है। इसका अर्थ हुआ कि किसी वस्तु को जो विराम अवस्था में उसको गति में लाने के लिए जो बल हम लगाते हैं, जितना बल हम लगा रहे हैं वही बल स्थैतिक घर्षण की माप होती है। आप जानते हैं सर्पी घर्षण के बारे में। किसी वस्तु को उसी चाल से गतिशील बनाए रखने के लिए आवश्यक बल उसके सर्पी घर्षण की माप होती है। अर्थात कोई गतिशील वस्तु है, उसको हम उसी गति में बनाए रखने के लिए जो बल लगाते हैं वो बल सर्पी घर्षण की माप होती है बच्चों। अब आपको ये जानना है कि जब वस्तु सरकना आरंभ कर देता है तो उसके पृष्ठ के संपर्क बिंदुओं को उतना समय नहीं मिल पाता कि वे फर्श के संपर्क बिंदुओं में धंस सकें। अतः सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कुछ कम होता है। स्थैतिक घर्षण ज़्यादा होता है बच्चों, सर्पी घर्षण उससे कम होता है। अब आपके लिए कुछ गृह कार्य है। मुझे आशा है कि आप इस गृह कार्य को ज़रूर बनाएंगे और मुझे व्हाट्सएप करेंगे ताकि मैं देख सकूं कि आपने सीखा है या नहीं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट करें बच्चों। मिलते हैं इसके अगले भाग में। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।